गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम निताशा है और मैं आपको फ़ाइन आर्ट्स पढ़ाऊँगी। ये आपकी फ़ाइन आर्ट्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फ़ाइन आर्ट्स या पेंटिंग पढ़ने के लिए आपको किन किन आर्ट मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। आज आपकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे आपके सब्जेक्ट का। उसके बाद हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब, मैं ऐसा मानती हूँ, पहली बार फाइन आर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले शायद आप लोग ड्राइंग और पेंटिंग किया करते होंगे 8th क्लास तक। उसके बाद 9th-10th में आपने इसे नहीं पढ़ा, फिर अब 11th में आप इसे एज अ सब्जेक्ट पहली बार पढ़ेंगे और इसकी इन डेप्थ नॉलेज हासिल करेंगे। एज अ सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स भी उतना ही बड़ा सब्जेक्ट है जैसा कि बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है। प्लीज़ इसे लाइटली ना लें। इसमें ये बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट भी है। इसे करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन ये उतना ही कह सकते हैं उतना ही सीरियस सब्जेक्ट है जितना कि और कोई भी सब्जेक्ट है। तो आपको पहले ये बता दूं कि आप लोग जो फाइन आर्ट्स पढ़ने वाले हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, जो कि है थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में आपका आएगा आर्ट हिस्ट्री, जिसमें हम कला का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से यानी एंशिएंट प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके कंटेम्प्रेरी यानी कि आधुनिक और समकालीन वक्त तक जो भी कला का इतिहास है उसमें हम थ्योरी पार्ट में इसे हम पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट में आपका आता है ड्राइंग और पेंटिंग, यानी कि ड्राइंग करना सीखना, पेंटिंग करना सीखना। ये जो स्किल्स हैं और ये जो नॉलेज है पेंटिंग की, जो आर्ट है, वो आप सीखेंगे। इसका वेटेज मैं आपको बता दूं। थ्योरी पार्ट का वेटेज 30% होता है, यानी आपके 100 मार्क्स का अगर पेपर होगा तो उसमें 30 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और प्रैक्टिकल का वेटेज 70% होता है। 70% मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। आपका 2 अलग अलग प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक स्टिल लाइफ और नेचर ड्राइंग, जिसमें आप स्टिल लाइफ यानी कि रखी हुई कोई वस्तु उसे देख के बनाते हैं, या फिर नेचर से नेचर की कोई वस्तु जैसे कोई फल हो गया, कोई पेड़ हो गए, पौधे हो गए, सब्जियां हो गई, इसको आप देख के बनाते हैं। ये आपका पहला पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में होता है कॉम्पोजिशन, संयोजन, मेमोरी से, यानी कि आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आप अपने मन से सोच के कुछ क्रिएट करेंगे, उस अपने मन से सोच के कुछ ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे। और तीसरा पार्ट जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है, यानी कि आपने साल भर जितना भी काम किया है वो आपका असेस किया जाएगा, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया वेटेज की बात। थ्योरी और प्रैक्टिकल में वेटेज क्या कितना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी पार्ट को बहुत लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 30% है। लेकिन थ्योरी में आपको अलग से भी पास होना ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी में अच्छा नहीं करेंगे, थ्योरी में फ़ेल हो जाएंगे, तो आप ओवरऑल फ़ेल हो जाएंगे। इसलिए और कुछ बच्चों के साथ पास्ट में ऐसा हो भी चुका है कि उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट उनका ठीक गया लेकिन थ्योरी उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो वो थ्योरी में फ़ेल हो गए। इसलिए प्लीज़ थ्योरी पार्ट पे भी बिल्कुल ध्यान दें और प्रैक्टिकल पार्ट भी जाहिर सी बात है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप अपनी बुक का पहला चैप्टर पढ़ लें। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ा होगा। तो पहले चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स, डेफिनेशंस और कैटेगरीज जो कि आर्ट से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किसी के मन में जो आता है वो है ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए कि व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है, आर्ट क्या चीज़ है। तो प्लीज़ अपने वीडियो को पॉज करके 2 मिनट अपने मन में सोचें और इसके मन में आपकी क्या डेफिनेशन आती है,
आर्ट वर्ड से आप क्या समझते हैं, उस बारे में सोचें। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आपने आर्ट के बारे में सोचा? आपके मन में ज़रूर कोई मीनिंग आया होगा इस वर्ड को सुन के। आपको ज़रूर कुछ लगा होगा। आर्ट वर्ड जब आप सुनते हैं या कला ये शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ इसकी जो मीनिंग है, इसका कुछ जो मतलब है आपके लिए, वो आपको समझ में आता होगा। तो चलिए कुछ कॉमन डेफिनेशंस या कुछ आम तौर पे लोग क्या इसके बारे में कहते हैं, क्या बोला जाता है या क्या डेफिनेशंस है आर्ट की, ये हम जानते हैं। ओके, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है, कला क्या है? इज इट अ स्किल? क्या आर्ट एक स्किल है, यानी कि हुनर है? जब हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो क्या हम उसके हुनर के बारे में बात कर रहे हैं? यानी कि क्या आर्ट एक स्किल है, हुनर है, या फिर एक टेक्निक है? दूसरा, कुछ लोग कहेंगे कि आर्ट इज समथिंग ब्यूटीफुल, या कि एक वर्ड होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक जो कि ब्यूटी को डिनोट करता है, समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल। तो क्या आर्ट कोई ऐसी चीज़ है जो खूबसूरत है, क्या उसे आर्ट कह सकते हैं? आप इसके बारे में भी सोचिए ज़रा। क्या आर्ट का खूबसूरत होना ज़रूरी है, या क्या कोई ऐसी चीज़ जो खूबसूरत ना हो वो भी आर्ट हो सकती है? अगली अगली बात है, क्या आर्ट एक एक्सप्रेशन है, यानी कि हिंदी में कहते हैं जिसे अभिव्यक्ति। क्या आर्ट एक अभिव्यक्ति है? क्या आर्ट एक ज़रिया है जिससे इंसान अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्या आर्ट एक एक्सप्रेशन है, कि हम पेंट करके या कुछ लिख के या डांस करके हम अपने मनोभाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरह से। तो क्या आर्ट एक्सप्रेशन हुआ, यानी कि अभिव्यक्ति हुई? अगली जो डेफिनेशन है वो है कि इज़ आर्ट अ लैंग्वेज? क्या आर्ट एक लैंग्वेज है, एक भाषा है? जिस तरह से हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, कई तरह की भाषाएं दुनिया भर में बोलते हैं, तो क्या आर्ट एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसे कोई भी इंसान समझ सकता है, चाहे आप यहाँ बैठे हों या कोई यूरोप में बैठा हो या कोई चीन में बैठा हो? क्या आर्ट यानी कि कला एक ऐसी कॉमन भाषा है जो हर कोई समझ सकता है? क्या एक इंसान की बनाई हुई पेंटिंग या फिर एक किसी का रचा हुआ संगीत कोई भी जिसे एंजॉय कर सकता है? तो क्या क्या आर्ट एक भाषा है? इसके बारे में भी सोचिए। अगला है कि इज आर्ट द बेस्ट वे टू डू समथिंग? कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट किसी भी चीज़ को करने का बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि अगर कोई लिखता है तो हर कोई लेखक नहीं होता, हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन जो बहुत अच्छा लिखता है वो आर्टिस्ट है, वो एक राइटर है। जो खाना बनाता है, हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता, वो कुक होते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा खाना बनाता है वो शेफ़ होता है। जो गाता है या अ, वो सिंगर नहीं होता, लेकिन जो अच्छा गाता है वो सिंगर होता है या म्यूजिशियन होता है। उसी तरह हर कोई जो पेंट करता है वो आर्टिस्ट नहीं होता या पेंटर नहीं होता। जो अच्छा करता है उसमें वो पेंटर होता है या वो आर्टिस्ट होता है। तो क्या आर्ट किसी भी चीज़ को अच्छा, सबसे बेहतर करने का तरीका है? इज आर्ट द बेस्ट वे टू डू समथिंग? अच्छा, अब अगला, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आर्ट एक इमोशन है, यानी कि एक फीलिंग है, एक भावना है। कि जैसे हम
किसी चीज़ को देख के खुश होते हैं या दुखी फील करते हैं, या हमें आश्चर्य होता है, या हम डर जाते हैं, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ों को देख के, कुछ जो आर्ट होती है उसे देख के हमारे अंदर एक इमोशन पैदा होता है, हम कुछ फील करते हैं। तो क्या वो फील करना कुछ सर्टेन चीज़ों को देख के, सर्टेन चीज़ों को पढ़ के, सर्टेन चीज़ों को सुन के, क्या वो इमोशन ही आर्ट है? क्या आर्ट एक इमोशन है जैसे बाकी सारे इमोशंस होते हैं? या फिर आर्ट एक आइडिया है, एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं, जिसके कई पहलू हो सकते हैं, जो बहुत ही गहरा है, जिसे इतनी आसानी से समझाना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो क्या आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया है, या फिर इनमें से सब कुछ है? क्या आर्ट कोई एक चीज़ नहीं है और जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो सभी आर्ट है? हो सकता है कई चीज़ें जो हमने नहीं अभी यहाँ पे मेंशन की, कुछ लोगों के हिसाब से वो आर्ट हो। तो हमें इतना तो पता चलता है कि आर्ट एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसके डिपेंडिंग ऑन हम किससे पूछते हैं उसका मीनिंग कुछ अलग हो सकता है। आपका कुछ अपना मीनिंग हो सकता है और मेरा कुछ अपना मीनिंग हो सकता है, किसी और का कुछ और मीनिंग हो सकता है, पर कुछ कॉमन थ्रेड है इस सब के बीच में, एक कॉमन कड़ी है। और जितना ज़्यादा आप आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप समझेंगे कि आर्ट सही मायने में क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ आर्ट पे, यानी कला की अलग अलग विधाएं। तो आप ये समझ गए होंगे कि आर्ट एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसकी अंदर कई सारी विधाएं आती हैं। उनमें से कुछ विधाएं हैं फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स, डेकोरेटिव आर्ट्स यानी कि क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल आर्ट्स, culinary आर्ट्स और आर्किटेक्चर। हर इस कैटेगरी का, हर जो स्ट्रीम है ये आर्ट की या विधा है, इसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं और उनका सबका अलग मीनिंग है। फाइन आर्ट्स सबसे पहले देखते हैं। फाइन आर्ट्स ऐसी विधा है जिसको कहते हैं कि दे स्टडी आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कला को कला के लिए पढ़ते हैं। एक तो होता है कि कला, ऐसी कला जिसको हम कहीं उपयोग में ला सकें, यानी कि पोस्टर बनाना या आर्ट को यूज़ करना कुछ भवन निर्माण के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर अपने कपड़ों में कोई प्रिंट छापने के लिए, वहाँ पे भी कला यूज़ हो रही है। तो फाइन आर्ट्स की जो स्ट्रीम है, फाइन आर्ट्स का मतलब होता है कि जिसे हिंदी में ललित कलाएं कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि जहाँ पे आर्ट को आर्ट के लिए पढ़ा जाता है, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी कि आप आर्ट को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप उसको कहीं पे यूज़ करेंगे या कहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि आप आर्ट को आर्ट के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर आर्ट को एज अ लैंग्वेज या एज अ मीडियम यूज़ करने के लिए उसमें पढ़ रहे हैं। फाइन आर्ट्स के अंदर यूजुअली पेंटिंग, स्कल्पचर और म्यूज़िक, ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो टर्म आता है वो है विजुअल आर्ट्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे दृश्य कलाएं। दृश्य कलाएं, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, विजुअल आर्ट्स यानी कि ऐसी आर्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी कि पेंटिंग हो गया आपका, हाँ, और स्कल्पचर हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, और कमर्शियल आर्ट हो गया। कमर्शियल आर्ट यानी कि व्यापारिक कला। तो ये सब आता है विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कलाओं में। अगला है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि डांस हो गया आपका, म्यूज़िक हो गया, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या थिएटर,
ये सब हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, क्योंकि इसमें हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है लिटरेरी आर्ट, यानी कि लिटरेचर से ये वर्ड बना है, लिटरेरी आर्ट्स, यानी कि लिखना, चाहे नॉवल लिखना हो, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना हो, पोएम्स लिखना हो, नज़्म लिखना हो, ये सब जो आर्ट्स आती हैं वो लिटरेरी आर्ट्स कहलाती हैं। अगला है डेकोरेटिव आर्ट्स, यानी कि क्राफ्ट्स। डेकोरेटिव आर्ट्स में क्या आता है, जैसे कि लकड़ी पे नक्काशी का काम या पत्थर पे नक्काशी का काम हो गया, या छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, या कढ़ाई का काम करना, कारपेट बनाना, ये सब आ गया डेकोरेटिव आर्ट्स, यानी कि क्राफ्ट इसे कहा जाता है। अगला है टेक्सटाइल आर्ट। टेक्सटाइल आर्ट यानी कि कपड़े की कला, जिसमें हम कपड़े पे छपाई, कपड़े की डाइंग और कपड़े को रंगना, उसमें वीविंग, तरह तरह की प्रिंट, तरह तरह की कढ़ाई, ये सब टेक्सटाइल आर्ट में आता है। उसके बाद है कलिनरी आर्ट्स। कलिनरी आर्ट्स में तरह तरह की क्विजीन्स और पकवान बनाना सीखना, ये कलिनरी आर्ट्स में आता है। फिर है आर्किटेक्चर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तुकला। तो जिसमें हम भवन निर्माण या फिर कोई बिल्डिंग्स का जो हम निर्माण करना होता है वो सीखते हैं, वो हो गया आर्किटेक्चर। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज यानी कि विधाएं होती हैं आर्ट की, जिसमें हर में कुछ अलग चीज़ पढ़ी जाती है। हमारा जो केंद्र होगा, हमारा जो फोकस होगा अपने पढ़ाई में, वो होगा विजुअल आर्ट्स पे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, सो विजुअल आर्ट्स की कैटेगरीज, यानी विजुअल आर्ट्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। ज़्यादातर विजुअल को इन 4 हिस्सों में विजुअल आर्ट को डिवाइड किया जाता है। फाइन आर्ट्स यानी कि पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, स्कल्पचर, ग्राफिक्स यानी कि प्रिंट मेकिंग। सबसे पहले बात आती है फाइन आर्ट्स की, पेंटिंग की। फाइन आर्ट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं ललित कलाएं, मैंने आपको बताया कि फाइन आर्ट्स में हम आर्ट को आर्ट के लिए पढ़ते हैं। आर्ट को हम कहीं यूज़ करने के लिए या डिज़ाइनिंग में यूज़ करने के लिए या और किसी भी चीज़ को में यूज़ करने के लिए नहीं, हम आर्ट को एज द आर्ट इटसेल्फ, आर्ट को आर्ट के लिए पढ़ते हैं। इंग्लिश में कहा भी जाता है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो इसमें हम पेंटिंग की पढ़ाई करते हैं, और पेंटिंग जो है वो आप लोग आगे सीखेंगे। पहले आप लोग अभी तक पेंटिंग और पोस्टर में अंतर क्या होता है ये शायद नहीं समझते होंगे। आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पेंटिंग अलग चीज़ होती है और पोस्टर बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। इलस्ट्रेशन एक तीसरी चीज़ होती है। तो फाइन आर्ट्स में हम पेंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और पेंटिंग को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कैसे पेंट करके एक्सप्रेस किया जाए, या फिर सामने रखी हुई किसी चीज़ को कैसे पेंट किया जाए, ये हम पेंटिंग में पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स में पढ़ते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो है कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट को कई बार अप्लाइड आर्ट भी कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं व्यापारिक कला। व्यापारिक कला में हम आर्ट के जो कमर्शियल यूज़र्स हैं, आर्ट को कैसे कमर्शियली यूज़ किया जाता है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। आर्ट को आप लोग जानते होंगे कैसे कमर्शियली यूज़ किया जाता है। एक तो पोस्टर्स जब बनते हैं तो उसमें उसे बनाने वाला भी एक आर्टिस्ट होता है। कोई पैम्फलेट की डिज़ाइनिंग होती है, वो भी एक आर्टिस्ट करता है। कोई इलस्ट्रेशन होता है, जो बुक्स में आपके टेक्स्ट के साथ इलस्ट्रेशन दिया गया होता है, वो भी एक आर्टिस्ट करता है। बुक का कवर एक आर्टिस्ट डिज़ाइन करता है। फ़ोटोग्राफी जो होती है मैगज़ीन्स में या न्यूज़पेपर्स में, जगह जगह पे, वो भी एक आर्टिस्ट करता है। तो और ग्राफिक डिज़ाइन होती है, यानी कंप्यूटर की मदद से जो आर्ट बनाई जाती है या ग्राफिक्स डिज़ाइन किए जाते हैं, लोगो बनाया जाता है किसी कंपनी का या किसी भी चीज़ का,
तो ये सारी डिज़ाइनिंग का जो काम होता है ये एक ये व्यापारिक कला में यानी कि कमर्शियल आर्ट में हम सीखते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूर्ति कला। स्कल्पचर में आप लोग मूर्ति कला आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, इसमें मूर्तियाँ बनाना सीखते हैं। मूर्तियाँ भी अलग अलग माध्यम से यानी कि मीडियम से बनती हैं। पत्थर की मूर्ति बनती है और क्ले की मूर्ति बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनती है, मेटल की मूर्ति बनती है अलग अलग धातुओं की, और पत्थर की शायद मैंने बताया पत्थर की मूर्ति बनती है, लकड़ी की मूर्ति बनती है। तो अलग अलग टेक्निक से और अलग अलग माध्यमों में मूर्तियाँ कैसे बनती हैं ये पढ़ाई स्कल्पचर में की जाती है। अगला जो है अगली चीज़ जो आती है वो है ग्राफिक्स यानी कि प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग को हम हिंदी में जैसे कहते हैं छापा कला। ये छपाई की कला है। और सबसे पहले प्रिंट मेकिंग कैसे शुरू हुई थी? प्रिंट मेकिंग सबसे पहले जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं वो पत्थरों पे लेआउट बनते थे, लाइमस्टोन पे लेआउट बनते थे और उन पे डिज़ाइन जो होता था वो एक बार प्रिंट कर दिया जाता था। फिर उस पर इंक लगा के उससे कई सारे न्यूज़पेपर्स प्रिंट किए जाते थे। तो ये काफ़ी पहले 15वीं शताब्दी में ये शुरू हुई प्रिंट मेकिंग। और बढ़ते बढ़ते लेकिन इसने धीरे धीरे एक आर्ट का फॉर्म ले लिया। अब जब कोई आर्टिस्ट कोई एक डिज़ाइन बना के उसके कई प्रिंट लेना चाहता है तो वो छापा कला का प्रयोग करता है, ठीक है। और छापा कला में भी बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स यानी कि माध्यम होते हैं जिनके बारे में आप लोग आगे सीखेंगे, अगले साल सीखेंगे इस बारे में कि छापा कला में कितने मीडियम्स होते हैं और किस किस तरह से प्रिंट्स लिए जा सकते हैं। तो ये बात हो गई विजुअल आर्ट्स की 4 मेन कैटेगरीज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं फाइन आर्ट यानी पेंटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स। ये आप लोगों को एक थोड़ा सा रफ आइडिया देने के लिए कि पेंटिंग में क्या क्या आता है और कितनी अलग अलग तरह की पेंटिंग्स हो सकती हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसमें से हो सकता है आप कुछ पेंटिंग्स को पहचानते भी हों। ये सारी ही फेमस पेंटिंग्स हैं, फेमस आर्टिस्ट की बनाई हुई। एक तो इसमें से विश्व प्रसिद्ध बहुत ही सबसे फेमस पेंटिंग है दुनिया की, मोनालिसा। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो ये पेंटिंग। उसके अलावा भी कुछ इंडियन पेंटिंग्स हैं, कुछ बाहर की पेंटिंग्स हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि पेंटिंग भी बहुत ही अलग अलग तरह से होती है। कुछ बहुत ही रियलिस्टिक यानी कि एकदम असली जैसी दिखने वाली पेंटिंग्स भी होती हैं और कुछ पेंटिंग्स का एक अपना स्टाइल होता है। और ना सिर्फ अलग अलग स्टाइल में होती हैं पेंटिंग्स भी अलग अलग मीडियम्स में होती हैं। यानी कि वाटर कलर में कुछ पेंटिंग्स होती हैं, कुछ ऑयल कलर से होती हैं पेंटिंग्स, कुछ पोस्टर कलर से पेंटिंग्स होती हैं, और एक्रिलिक कलर से पेंटिंग होती हैं। तो पेंटिंग्स भी अलग अलग स्टाइल में और अलग अलग मीडियम्स में हो सकती हैं। आप लोग चाहें तो पॉज करके इस स्लाइड को देख सकते हैं, अलग अलग पेंटिंग्स को। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कमर्शियल आर्ट के एग्जाम्पल्स यानी कि व्यापारिक कला किस किस तरह से हो सकती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से अपने देखें तो सबसे पहले आपको जो इमेज दिखेगी वो समझ लीजिए हाँ, जो जिसमें लिखा है समर साउंड्स फेस्टिवल 2016। वो एक पैम्फलेट डिज़ाइन है। पैम्फलेट डिज़ाइन किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग जो होती है जिसमें आर्ट का यूज़ होता है वो व्यापारिक कला में यानी कि कमर्शियल आर्ट में आती है। अगला आप देख रहे होंगे दूसरे नंबर पे, वो एक मैगज़ीन कवर है जिसमें फ़ोटोग्राफी और ख़ास तरह की टेक्स्ट यानी कि जो और क्या चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, किस तरह से लिखी जाएगी, कौन सी फ़ोटो आएगी, किस कलर में, किस तरह से सेटिंग होगी, ये सब जो कवर का डिज़ाइन होता है ये भी व्यापारिक कला यानी कि कमर्शियल आर्टिस्ट करता है। तीसरा आप देख रहे होंगे ब्लैक एंड वाइट एक ड्राइंग दिख रही है आपको।
ये एक बुक के अंदर का इलस्ट्रेशन है। बुक जैसे आप कोई पढ़ते हैं, भले ही वो इंग्लिश की बुक हो या हिंदी की बुक हो या किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, अक्सर बुक्स में आपके स्टोरी के साथ या राइटिंग के साथ एक कुछ पिक्चर्स भी दी होती हैं। तो उनके पीछे भी एक आर्टिस्ट होता है जो बुक पढ़ के या कहानी पढ़ के उसको विजुअलाइज करता है अपने मन में और उसे डिपिक्ट करता है, ताकि पढ़ने वाले को चीज़ें विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में आसानी हो। तो इलस्ट्रेशन भी व्यापारिक कला का एक यूज़ है। चौथा आप देख रहे होंगे एक फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफी भी व्यापारिक कला का ही एक पार्ट है। कमर्शियल आर्ट में लोग फ़ोटोग्राफी पढ़ते हैं और आगे चल के फ़ोटोग्राफर भी बनते हैं। 5वें नंबर पे आप देख रहे होंगे एक बुक की कवर की डिज़ाइन है। बुक कवर डिज़ाइन जो होता है, या मैगज़ीन कवर डिज़ाइन, कोई भी कवर डिज़ाइन है, बुक कवर डिज़ाइन भी एक आर्टिस्ट करता है, एक कमर्शियल आर्टिस्ट करता है। ये भी व्यापारिक कला के अंदर आएगा। अगला आप देख रहे होंगे आखिरी, वो एक पोस्टर है। पोस्टर डिज़ाइनिंग भी चाहे डिजिटल हो या मैनुअल हो, वो भी कमर्शियल आर्ट के अंडर आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं स्कल्पचर के एग्जाम्पल्स। स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला। मूर्तिकला इसमें हम मूर्तियाँ जिसमें बनाना सीखते हैं। मूर्तिकला भी अलग अलग मीडियम्स में होती है। मूर्तियाँ अलग अलग माध्यमों में बनाई जाती हैं। पत्थर में बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के पत्थरों में बनाई जाती हैं। कोई मार्बल में, कोई ब्लैक सैंडस्टोन में और रेड सैंडस्टोन में। मेटल की मूर्तियाँ बनती हैं। आप इस पेज पे कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे। क्ले की मूर्तियाँ बनती हैं और पत्थर की मूर्तियाँ और लकड़ी की मूर्तियाँ बनती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में अलग अलग मीडियम्स में मूर्तियाँ हैं, और ना सिर्फ अलग अलग मीडियम्स में, मूर्तियों का जो स्टाइल है वो भी अलग अलग हो सकता है। कोई बिल्कुल रियलिस्टिक यानी कि असल लाइफ से मिलता जुलता वैसी मूर्तियाँ भी होती हैं, और कईयों का अपना एक स्टाइल होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एक अब्स्ट्रैक्शन होता है उनके अंदर। वैसी मूर्तियाँ भी हो सकती हैं। तो ये कुछ स्कल्पचर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ग्राफिक्स यानी प्रिंट मेकिंग यानी कि छापा कला के कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो छापा कला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक शीट प्रिपेयर की जाती है, हम अपना एक बेस तैयार करते हैं, एक डिज़ाइन हम तैयार करते हैं जिस पे हम बार बार इंक लगा के उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं, जैसे कि वुड कट है, या मेटल की प्लेट से एचिंग जिसे कहते हैं उसका प्रिंट लेते हैं, या फिर लिनो शीट होती है उसको काट के उसका प्रिंट लेते हैं। इसमें हमें बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़े से एग्जांपल्स देख लीजिए। आप में से कई लोगों ने बचपन में जो आलू होता है या भिंडी होता है, आलू पे कुछ शेप्स काट के उसमें कलर लगा के उसको छापा होगा, या भिंडी में कलर लगा के उसको छापा होगा। तो वो समझ लीजिए बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल हुआ जिससे आप प्रिंट मेकिंग को समझ सकते हैं। प्रिंट मेकिंग कुछ इस तरह से ही होती है, पर वो इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और काफ़ी एडवांस टेक्निक्स होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन हम इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि प्रिंट मेकिंग यानी कि छापा कला भी एक स्ट्रीम होती है आर्ट की। आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं थोड़ी देर। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी कि कला के मूल तत्व, यानी ऐसी कौन सी बेसिक कुछ तत्व हैं जिनसे आर्ट बनती है। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स हैं आर्ट के: लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, वैल्यू और टेक्सचर। मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग एक ये वर्ड जानते होंगे, डॉट। एक डॉट क्या होता है?
एक डॉट एक सिंपली एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कहीं भी रखा होता है किसी भी स्पेस में, और डॉट का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि डॉट की कोई लेंथ नहीं होती और डॉट का कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। डॉट जब एक फिक्स्ड डॉट जो होता है वो किसी पाथ पे चले, यानी कि अगर एक डॉट चलने लगे तो वो एक पाथ क्रिएट करेगा, और उस पाथ जो वो क्रिएट करता है, चाहे वो एक सीधा पाथ हो किसी लाइन में या फिर वो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो, उसको हम लाइन कहते हैं। तो लाइन क्या है? लाइन इज अ रिकॉग्नाइजेबल पाथ created by a point moving in space. It is one dimensional and can vary in thickness and length. लाइन सिर्फ एक पाथ है जो कि एक पॉइंट जो कि स्पेस में चल रहा होता है उसके चलने से बनता है, और लाइन का सिर्फ एक डायमेंशन होता है, पॉइंट का एक भी डायमेंशन नहीं होता है, ना लंबाई ना चौड़ाई। लाइन का सिर्फ एक डायमेंशन होता है जो कि उसकी लंबाई होती है, और लाइन की थिकनेस अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी सिर्फ एक डायमेंशन होता है जो कि उसकी लंबाई होती है। और लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन कर्व भी हो सकती है, वेवी हो सकती है, कैसी भी लाइन हो सकती है। तो लाइन एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है आर्ट का, यानी कि तत्व है आर्ट का, जिसके बिना आर्ट नहीं बन सकती। नेक्स्ट आता है शेप। शेप टू डायमेंशनल होते हैं। शेप के टू डायमेंशंस होते हैं, लेंथ भी और विड्थ भी, यानी कि लंबाई भी चौड़ाई भी। और उनका शेप या तो ज्योमेट्रिक हो सकता है, यानी कि कोई सर्कल हो या कोई ट्रायंगल हो या कोई हेक्सागन हो, कोई भी कोई स्क्वायर हो, तो उनका शेप ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, या फिर उनका शेप ऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे कि कोई भी अपने गोलाई में अमीबा जैसा शेप बना दिया या कुछ भी बना दिया। तो शेप जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है। साइड में आपको एग्जाम्पल्स भी सबके दिख रहे होंगे। लाइन का जो एक पिक्चर बनी है, लाइन भी आपको दिख रही है, शेप का एग्जाम्पल दिख रहा है, वहाँ पे देखते रहें। तीसरा आता है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म जो होता है वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तीनों चीज़ें होती हैं। तो हम एक फ्लैट सरफेस पे शेप तो बना सकते हैं, फॉर्म हम लेकिन उसका इल्यूजन ज़रूर दे सकते हैं। फॉर्म जो कि 3 डायमेंशनल होता है, फॉर्म्स असल में तो नहीं बनते, लेकिन हम फॉर्म का इल्यूजन दे सकते हैं अपनी पेंटिंग्स में। तो जो ये शेप और फॉर्म होते हैं, ये किसी स्पेस में इनके बनाने से ही ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं। बिना शेप और बिना फॉर्म के हमारी पेंटिंग में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। ओके, फोर्थ एलिमेंट क्या है? फोर्थ एलिमेंट है स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस कुछ नहीं है, स्पेस है। स्पेस का मतलब आप लोग सब समझते हैं, खाली जगह। स्पेस रेफर्स टू द एम्प्टीनेस और द एरिया बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो और विद इन ऑब्जेक्ट्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नीचे, उसके बीच की, उसके बाहर की, उसके चारों ओर हर तरफ की जो एरिया होता है, उसको जो खालीपन होता है, उसे हम स्पेस कहते हैं, ठीक है। और बिना स्पेस के हम शेप और फॉर्म, जो कि हमने दूसरे और तीसरे पॉइंट में जिनके बारे में जाना, उनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर शेप नहीं होगी तो फॉर्म, और अगर स्पेस नहीं होगी तो शेप और फॉर्म कहाँ आएंगे। तो स्पेस एक चौथा एलिमेंट है आर्ट का, जो कि बहुत बेसिक है। पांचवा एलिमेंट है आर्ट का कलर। कलर क्या होता है आप सभी जानते हैं। लाइट जब किसी चीज़ पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें उस चीज़ का कलर दिखता है। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो कि हैं रेड, येलो और ब्लू। उसके अलावा फिर 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं और 6 इंटरमीडिएट कलर्स होते हैं, जो उन 3 प्राइमरी कलर्स को मिलाने से बनते हैं। कलर भी एक मूल तत्व है आर्ट का। सिक्स्थ पॉइंट जो आता है वो है वैल्यू। वैल्यू को कभी कभी टोन भी कहते हैं।
और हिंदी में इसे कहते हैं तान। वैल्यू का मतलब होता है लाइटनेस या फिर डार्कनेस एक कलर की। अगर किसी कलर में ब्लैक मिलता जाए तो वो डार्कर होता जाएगा और उसे उस कलर का शेड कहते हैं। उसी कलर में अगर वाइट मिलाते जाएं तो वो लाइटर होता जाएगा और उसे उस कलर का टिंट कहते हैं। तो शेड और टिंट हैं, ये दोनों ही वैल्यूज़ यानी कि टोन्स हैं किसी कलर की। तो वैल्यू यानी कि टोन क्या हुआ, लाइटनेस या फिर डार्कनेस हुआ एक कलर का। और लाइटनेस और डार्कनेस भी एक कलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना हम टोन्स दिखाए, बिना वैल्यूज़ अलग अलग तरह की दिखाए, हम 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट नहीं दे सकते अपनी पेंटिंग को। अगर हमारी पूरी पेंटिंग एक ही टोन में होगी तो उसमें कभी भी 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट नहीं आएगा। टोन का इफ़ेक्ट, टोन्स जब अलग अलग होती हैं, जब जितनी ज़्यादा टोन्स होती है हमारे आर्ट में, उतना ही ज़्यादा 3D अपीयर होती है हमारी पेंटिंग। ओके, 7th है टेक्सचर। टेक्सचर इज़ द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेक्सचर क्या चीज़ होती है? टेक्सचर, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, किसी चीज़ का टेक्सचर यानी कि वो कैसा फील हो रहा है। अब वो फील एक्चुअल फील भी हो सकता है कि आपने हाथ रखे, छू के देखा किसी चीज़ को तो वो कैसा फील हुआ। जैसे कि आप पेपर को छुएंगे तो वो अलग फील होगा, कपड़े को छुएंगे तो अलग फील होगा, कैनवस को छुएंगे तो अलग फील होगा। तो फील उस तरह का फील भी हो सकता है, या फिर फील ऐसा फील भी हो सकता है जो कि दिखने में एक जैसा हो, फील करने में एक जैसा हो लेकिन दिखने में अलग अलग अपीयर हो। यानी कि सेम पेपर पे आप कलर्स यूज़ करके या शेडिंग यूज़ करके ऐसा टेक्सचर दे सकते हैं कि हमें देखने में लगे कि दोनों चीज़ों का टेक्सचर अलग है ना। कि किसी एक चीज़ को देख के लगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट रुई जैसी है और किसी दूसरी चीज़ को देख के लगे कि ये लकड़ी के टेक्सचर वाली है। तो टेक्सचर भी पेंटिंग में, आर्ट में हम अपनी यूज़ करते हैं और ये भी एक बेसिक एलिमेंट है आर्ट का। तो ये हो गए आपके 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। इस अगली स्लाइड में आप 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, इसकी एक फ़ोटो दी हुई है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम। इसे आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो अपने समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट यानी कि कला के सिद्धांत। हर फील्ड में ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि सिद्धांत होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फंडे होते हैं ऐसे कुछ, या रूल्स होते हैं जिनको वो फील्ड फॉलो करती है। आर्ट में भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं यानी कि ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिसे आर्ट फॉलो करती है, जिसे हम फॉलो करते हैं अपनी आर्ट को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो उन सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है, पहला प्रिंसिपल है यूनिटी। यूनिटी जिसे हम हिंदी में कहेंगे एकता। यूनिटी इज द क्वालिटी ऑफ होलनेस दैट इज अचीव्ड थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। यूनिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर। यानी कि यूनिटी जो होती है वो एक क्वालिटी है होलनेस की, यानी कि आपकी पेंटिंग अगर कोई देखे तो वो छितर बितर ना दिखाई दे, वो अलग अलग पुर्जों में ना दिखाई दे, उसमें एक एकता हो। भले ही आपने 5 चीज़ें बनाई हों या 6 चीज़ें बनाई हों या 10 चीज़ें बनाई हों, उनमें आपस में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक एकता होनी चाहिए कि वो इन दी एंड एक पीस लगे, यानी कि एक पेंटिंग लगे, ना कि लगे कि 5 अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं आपने। तो यूनिटी इसी क्वालिटी को कहते हैं जिससे हम एक एक एकता हम अचीव करते हैं अपनी पेंटिंग में। और ये हम किस तरह से करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी कि कला के जो तत्व हैं उनके बारे में हमने सीखा, और आगे अभी हम लोग जो आर्ट के सिद्धांतों के बारे में सीखेंगे, उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके, उनको अच्छे से यूज़ करके हम अपनी पेंटिंग में, हम अपनी आर्ट वर्क में
यूनिटी ला सकते हैं। ठीक है, यूनिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर। यूनिटी की वजह से एक सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट होता है, यानी कि एक जिसे कहते हैं ना, एक ऑर्डर क्रिएट होता है, यानी कि चीज़ें अलग अलग नहीं लगती और लगता है कि उसमें एक डिसिप्लिन है। ओके, तो ये था यूनिटी। दूसरा है बैलेंस। बैलेंस जिसे हम हिंदी में कहेंगे संतुलन। तो एक पेंटिंग में संतुलन भी बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डिस्क्राइब्स द वे इन विच द एलिमेंट्स, यानी कि लाइंस, शेप्स, कलर्स, टेक्सचर्स एक्सेट्रा ऑफ अ पीस आर अरेंज्ड। बैलेंस किस तरह से हमारे पेंटिंग में लाइंस, शेप, कलर्स, टेक्सचर्स किस तरह से अरेंज हैं, ये इससे हमें पता चलता है कि पेंटिंग में बैलेंस है या नहीं। हम अपनी पेंटिंग में जो भी बनाते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। आप जानते हैं कि आप कोई भी लाइन बनाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई शेप बनाते हैं, उसका अपना एक भार होता है। अगर आप सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स को एक ही तरफ बना दें तो आपकी पेंटिंग एक तरफ से भारी हो जाएगी और वो दूसरी तरफ से अनबैलेंस्ड लगेगी। तो हम किस तरह से अपने पूरे पेज को, अपनी पूरा जितनी भी हमें सरफेस मिली है, उसे हम किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से हम अपने एलिमेंट्स को उसमें डालें कि वो पेंटिंग बैलेंस नज़र आए, ये बहुत ज़रूरी है। कलर्स भी जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए। ये बैलेंस आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे जब आप लोग करेंगे काम, कि बैलेंस किस तरह से अचीव किया जाता है पेंटिंग में। अब बैलेंस भी दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल बैलेंस और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल यानी कि आप जानते हैं कि सिमेट्री, शायद आप लोग ये वर्ड समझते होंगे कि एक तरफ जो हो वो दूसरे तरफ का बिल्कुल मिरर इमेज हो, यानी कि एकदम ऑपोजिट हो, तो वो सिमेट्रिकल बैलेंस होता है। तो कोई सिमेट्रिकल बैलेंस भी हो सकता है हमारे आर्ट वर्क में, कि जैसा एक साइड है उसी का सिमेट्री दूसरी तरफ हो, इस तरह का बैलेंस भी हो सकता है। दूसरा एसिमेट्रिकल बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ की हमारी जो इमेज है वो दूसरी तरफ की मिरर इमेज हो, बिल्कुल अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बस सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ इस तरह से प्लेस किए जाएं कि वो सब आपस में संतुलित लगें, बैलेंस्ड लगें। ठीक है, तो ये हुआ बैलेंस। तीसरा पॉइंट है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं विपरीत प्रभाव, यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट जो होता है। तो contrast refers to the difference in values, colors, textures, shapes and other elements. Contrast creates visual excitement and adds interest to the artwork. तो contrast यानी कि contrast किस तरह से हो सकता है? कलर्स का contrast हो सकता है। अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे तो हम उससे contrast पैदा कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट, यानी कि थोड़ा डिफरेंस इफेक्ट में। ठीक है, तो कलर्स से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक वार्म कलर लगाया, उसके बगल में एक अगर हम कूल कलर लगाएंगे तो उससे कॉन्ट्रास्ट पैदा होगा। टेक्सचर अगर हम लोग साथ में अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो उससे टेक्सचर का कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। अलग अलग तरह की शेप यूज़ कर रहे हैं तो उससे शेप का कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। अलग अलग तरह की टोन्स यानी कि डार्क और लाइट, इसको अलग अलग तरह साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट जब होता है तो एक वर्क ऑफ आर्ट में कुछ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट जुड़ जाता है। अगर आपका का पूरा वर्क एक ही तरह के कलर्स में हो, या फिर पूरे आर्ट वर्क में सिर्फ एक तरह का टेक्सचर हो, एक तरह के कलर्स हों, एक तरह का लाइटनेस हो, कोई कहीं पे बहुत लाइट एरियाज या मीडियम टोन्स या फिर डार्क टोन्स नहीं हैं, और एक ही जैसे शेप्स हैं, तो ऐसे वर्क में एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई विजुअल एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। अगर हमारे वर्क में थोड़ा कंट्रास्ट होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में, तो उससे कंट्रास्ट पैदा होता है। अगला प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि गति।
Movement adds excitement to the artist's work by showing action and directing the viewer's eye throughout the piece. मूवमेंट यानी कि गति जब हम ऐड करते हैं अपने काम में, यानी कि कुछ एक्शन दिखा के, तो फिर जो देखने वाला होता है, जो व्यूअर होता है, उसकी आंख पूरे आर्ट वर्क में दौड़ जाती है। अगर हमारे वर्क में कोई गति ना हो, कोई मूवमेंट ना दिख रहा हो और सब कुछ एकदम स्थिर हो, एकदम स्टेबल हो, कुछ भी हिल नहीं रहा, कोई कहीं जा नहीं रहा, सब लोग सीधे सीधे खड़े हुए हैं अटेंशन में, और सारी चीज़ें एकदम स्टेशनरी रखी हुई हैं, कोई पहिया चल नहीं रहा, कोई अपना हाथ नहीं उठा रहा, तो इस तरह की पेंटिंग जिसमें मूवमेंट नहीं होता, तो वो कई बार एक एक्साइटमेंट नहीं रखती है अपने अंदर। उसमें एक व्यूवर जो जब उसे देखता है तो उसकी आंखें पूरे पेंटिंग में नहीं घूमती। अगर हम अपनी पेंटिंग में थोड़ा मूवमेंट ऐड करते हैं तो जो हमारा व्यूअर है उसकी आंख पूरी पेंटिंग में किसी एक जगह पे रुकती नहीं है, बल्कि बार बार उस पेंटिंग में घूमती है, बार बार वो उसको उतनी ही देर तक देखता है। तो वो एक अचीवमेंट होता है, वो एक अच्छी बात है कि अगर हमारी पेंटिंग में मूवमेंट हो और हमारा व्यूअर उसको बहुत देर तक देखे। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है पैटर्न। पैटर्न, जिसको हिंदी में भी आप पैटर्न ही कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे पैटर्न का मतलब क्या हुआ। पैटर्न डिस्क्राइब्स द रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट or elements in a work of art. Artists achieve pattern through the use of colors, lines and shape. पैटर्न बस कोई भी एक एलिमेंट हो, अगर वो बार बार रिपीट करेगा हमारे वर्क ऑफ आर्ट में, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं अगर वो बार बार रिपीट करेंगे हमारे वर्क में, तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न की यूज़ से भी हम अपने वर्क में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, हम अपने वर्क को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं पैटर्न्स यूज़ करके। पैटर्न कलर्स को यूज़ करके भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं, लाइंस को यूज़ करके पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, शेप्स को यूज़ करके पैटर्न बनाए जा सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अगला प्रिंसिपल ऑफ आर्ट यानी कि अगला कला का सिद्धांत है रिदम। रिदम को हम हिंदी में कहेंगे ताल या फिर लय। आपने वर्ड शायद सुने होंगे, ताल या फिर लय। तो what is rhythm? Rhythm refers to a regular repetition of elements of art to produce the look and feel of movement. It is often achieved through the careful placement of repeated components. Rhythm या फिर लय किस तरह से पैदा की जा सकती है? अगर कुछ एलिमेंट्स को हम रेगुलर रेपिटेशन करें उनका, अगर कुछ एलिमेंट्स लगातार रिपीट करें, तो वो एक मूवमेंट का फील देते हैं। Rhythm is achieved through the careful placement of repeated components. कुछ components को अगर हम carefully रिपीट करते हैं तो उससे हमारी पेंटिंग में एक रिदम यानी कि एक लय आ जाती है, जो एक अच्छी चीज़ है, और उससे भी हमारी पेंटिंग में इंटरेस्ट पैदा होता है। अगला पॉइंट है एम्फेसिस, या फिर इसे कभी कभी फोकस भी कहते हैं। शायद फोकस से आप समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है, यानी कि एक आकर्षण का केंद्र। तो हमारी पेंटिंग में एक एम्फेसिस पॉइंट यानी कि एक फोकस पॉइंट यानी कि एक आकर्षण का केंद्र भी होना चाहिए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर जब एक आकर्षण का केंद्र होता है तो वहाँ पे हमारा जो ऑडियंस है यानी कि जो व्यूअर है, जो हमारा वर्क देख रहा है, वो उस पर फोकस करता है। तो अब हमारी पेंटिंग में कोई एक फोकल पॉइंट भी हो सकता है, कोई एक एम्फेसिस भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी एम्फेसिस हो सकते हैं, लेकिन कभी भी पेंटिंग में बहुत सारे फोकस पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। एक फोकस पॉइंट या 2 या 3, बस इतने फोकस पॉइंट्स अच्छे होते हैं पेंटिंग में। अगला जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है वो है हार्मनी। हार्मनी यानी कि सामंजस्य, यानी कि हमारी पेंटिंग के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से घुल मिल रहे हैं या आपस में किस तरह से फिट बैठ रहे हैं। हार्मनी इज अचीव्ड व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन अ वर्क ऑफ आर्ट blend together to
create a pleasant, comprehensive and unified whole. यानी कि हार्मनी तब अचीव होती है जब हमारे आर्ट वर्क में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग तत्व हैं, जो हमारे कलर्स हैं, लाइंस हैं, शेप्स हैं, जब वो आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, अच्छे से घुल जाएं, और वो घुल के एक बहुत ही सुंदर और सटीक अच्छा सा एक एकता भरा हुआ एक होल इमेज क्रिएट करें, ठीक है, एक यूनिफाइड होल इमेज क्रिएट करें। यानी कि जो हम जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी सब्जेक्ट्स चूज़ करें उनका आपस में मेल बैठना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उससे हमारी पेंटिंग में हार्मनी यानी कि सामंजस्य क्रिएट होता है। Shapes, forms, colors, etc. can be used to create harmony. For example, using all warm colors or all cool colors would help to produce a harmonious work of art. या जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि कलर्स के थ्रू कैसे हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अपने वर्क में सारे वार्म कलर्स यानी कि जो गर्म रंग होते हैं वो यूज़ करेंगे, या फिर अगर हम अपने वर्क में सिर्फ और सिर्फ कूल कलर्स जो होते हैं, जो ठंडे कलर्स होते हैं, उन्हें यूज़ करेंगे, तो उससे हमारे वर्क में एक हार्मनी पैदा होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैरायटी। वैरायटी यानी कि विविधता। विविधता आप लोग समझते होंगे, हिंदी में विविधता कहते हैं, यानी कि डिफरेंस जो होता है। वैरायटी क्रिएट्स एक्साइटमेंट। आर्ट दैट हैज़ टू मच वैरायटी इज़ बिजी एंड confusing, whereas too much unity is boring. It is the artist's job to find that perfect balance between the two. वैरायटी जो होती है यानी कि विविधता होती है, जो डिफरेंस होता है, अगर हमारे आर्ट में थोड़ी वैरायटी होगी तो उससे हमारे आर्ट में एक एक्साइटमेंट आएगा, उससे हमारी आर्ट एक्साइटिंग लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे आर्ट में तो हमारा आर्ट वर्क बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। और अगर हमारा आर्ट में वैरायटी बिल्कुल नहीं है, एकदम सिर्फ यूनिटी है, सिर्फ एकता है, कोई वैरायटी नहीं है, तो हमारा वर्क बहुत ही बोरिंग लगेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक परफेक्ट बैलेंस यानी कि एक संतुलन बनाना होता है कि हमारी आर्ट में वैरायटी भी हो और यूनिटी भी हो, यानी कि विविधता भी हो और एकता भी हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात। Proportion describes the size, location or amount of one element to another or the whole in a work of art. यानी कि proportion यानी कि एक एलिमेंट का जो साइज है, लोकेशन है या जो अमाउंट है, वो बाकी एलिमेंट्स की साइज, लोकेशन और अमाउंट से किस तरह से मैच कर रहा है। तो हमें अपनी पेंटिंग में सही प्रोपोर्शन यानी कि सही अनुपात, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। किसी चीज़ को का अनुपात उसके साथ की एलिमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ है, अगर हम सामने कुछ देख के बना रहे हैं तो जो चीज़ों का साइज़ है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में ठीक हमें बनाना चाहिए। किसी के हाथ हम बहुत बड़े बना दें, बहुत लंबे बना दें और उसका चेहरा बहुत छोटा सा हो, या किसी का मुंह, हमने फेस बहुत बड़ा सा बना दिया, उसकी बॉडी हम छोटी सी बना दें, तो वो सही अनुपात नहीं हुआ। सही अनुपात में हमें चीज़ें बनानी चाहिए और सही अनुपात हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी प्रोपोर्शन ध्यान में रखना चाहिए। सो ये था आपका लास्ट सिद्धांत कला का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन, विजिबिलिटी, पर्सपेक्टिव और एक्सप्रेशन। सबसे पहले कॉम्पोजिशन यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं संयोजन। Composition is the placement or arrangement of the visual elements such as figures, trees and so on in a work of art as distinct from the subject or the style with which it is depicted.
It can also be thought of as the organization of elements of art according to the principles of art. कॉम्पोजिशन यानी कि संयोजन क्या होता है? कॉम्पोजिशन सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं होता, कॉम्पोजिशन राइटिंग में भी होता है, म्यूज़िक में भी होता है। कॉम्पोजिशन बेसिकली बस अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट को यानी कि प्लेसमेंट को, जो सबसे अच्छा अरेंजमेंट हो। अगर हम विजुअल आर्ट्स की यानी पेंटिंग की बात करें तो हमारे जो विजुअल एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने सीखा, उनको किस तरह से अच्छा हम अरेंज करें, उनका किस तरह से अच्छा प्लेसमेंट करें। जैसे कि फिगर्स हैं, ह्यूमन फिगर्स हैं, एनिमल फिगर्स हैं, ट्रीज़ हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हम किस तरह से अच्छा अरेंज करें कि हमारा आर्ट वर्क बैलेंस लगे, प्लीजिंग लगे और अपीलिंग लगे, सुंदर लगे। तो इस चीज़ को हम, इस अरेंजमेंट को हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो हमारे कला के अलग अलग तत्व हैं, उन्हें कला के सिद्धांत जो हमने सीखे उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से अरेंज करते हैं या किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस चीज़ को हम कॉम्पोजिशन या फिर संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं दृश्यता। विजिबिलिटी के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो हमें ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं, और जैसे जैसे वो दूर होती जाती हैं वो उतनी ही ज़्यादा धुंधली होती जाती हैं और एक में एक मिलती जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। तो अगर हमें डिस्टेंस दिखानी है तो हमें दूर की चीज़ों को हल्का दिखाना चाहिए, धुंधला दिखाना चाहिए और आपस में थोड़ा मिला जुला दिखाना चाहिए। अगर हम दूर की चीज़ों को भी एकदम सफाई से एकदम क्लियरली दिखाएंगे तो वो डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। डिस्टेंस का इफ़ेक्ट हम क्रिएट तभी कर पाएंगे जब हम दूर की चीज़ों को धुंधला और आपस में मिला जुला और कम साफ दिखाएंगे। तो ये विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता के बारे में आपको जानना था। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण। The representation of three-dimensional objects on a two-dimensional surface so as to give the right impression of their height, width, depth and position in relation to each other. Perspective can create an illusion of space and depth on a flat surface. पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण क्या होता है? कोई चीज़, हमारा पेपर तो 2 डायमेंशनल चीज़ है, वो कोई 3 डायमेंशनल चीज़ तो है नहीं, लेकिन हम पेपर जैसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर देते हैं इस तरह कि वो पूरा 3 डायमेंशनल इफेक्ट देती हैं, दिखने में लगता है कि कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखी हो। तो ये पर्सपेक्टिव की मदद से होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ और पोजीशन का सही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सही ड्राइंग करेंगे, तो उससे एक इल्यूजन पैदा होता है स्पेस का और डेप्थ का, और जिसकी मदद से हम एक फ्लैट सरफेस पे भी गहराई पैदा कर सकते हैं। हम एक फ्लैट सरफेस पे भी तीसरा डायमेंशन दिखा सकते हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे जब हम अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशंस यानी कि भाव। अब जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देता है। यानी कि अगर आपने बॉडी की ड्राइंग सही कर ली और सब कुछ सही बना लिया, लेकिन अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो वो पेंटिंग अलाइव होके नहीं लगेगी, या वो उतनी इफ़ेक्टिव या इतनी इम्प्रेसिव नहीं रहेगी। और ना सिर्फ एक आर्टिस्ट एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करने में माहिर होता है, पेंट करने में माहिर होता है,
बल्कि वो पूरी बॉडी लैंग्वेज को और बॉडी लैंग्वेज और बॉडी के स्टांस को, बॉडी के जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी वो बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही हुनर के साथ पेंट कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। तो एक्सप्रेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि एक आर्टिस्ट को जिस पे काम करना चाहिए, एक आर्टिस्ट को वो सीखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी पढ़ाई इतनी ही थी, लेकिन अब आखिरी स्लाइड है आपके होमवर्क की, उस पे आते हैं हम लोग। ओके, आपकी लास्ट स्लाइड यानी कि आपका होमवर्क ये है, 2 होमवर्क हैं आपके। पहला आपका थ्योरी का होमवर्क ये है कि आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं। पहला, आप अपने किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से। उर्दू में मत लिखिएगा प्लीज़, सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आर्ट अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि हिंदी में भी मैं बता रही हूँ आपको, हिंदी में भी आप कर सकते हैं इसे। कला आपके हिसाब से क्या है, या आप कला से क्या समझते हैं, इसको आपको अपने मन से लिखना है, या आप किसी बुक की भी मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया उस हिसाब से, या आपके मन में जो भी विचार हो उस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यानी कि कला के तत्व क्या हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, यानी कि कला के सिद्धांत क्या हैं, यानी या फिर कला के सिद्धांतों के बारे में लिखिए। ये 3 क्वेश्चन आपको फाइन आर्ट्स की कॉपी में करने हैं। कोई भी एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें ये क्वेश्चंस कर लीजिए। दूसरा होमवर्क जो आपका है वो आपका प्रैक्टिकल होमवर्क है, और ये है ड्रॉ एनी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर हाउस ऑन अ हाफ शीट कार्ट्रिज पेपर। इसमें आपको कोई स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट, कोई सब्जी या फल, कोई नेचर वाली ऑब्जेक्ट मत लीजिएगा, कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट लीजिए, यानी कि कोई आप लोग लैम्प ले सकते हैं, या फिर कोई बर्तन ले सकते हैं, कोई बाल्टी ले सकते हैं, कोई मग ले सकते हैं, या कोई गुलदस्ता ले सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़, कोई एक ऑब्जेक्ट को एक हाफ शीट कार्ट्रिज पेपर पे आप ड्रॉ करिए, ठीक है। सिर्फ ड्राइंग कर लीजिए बस, शेडिंग मैं आपको बता दूंगी बाद में। ये आपका होमवर्क है, इतना आपको करना है, और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से पहले प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी पहली क्लास थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा इस क्लास को लेने में, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। पॉसिबली हम लोग व्हाट्सएप पे ये डिस्कशंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।